हमारे दर्शक बंधु, सब्सक्राइबर, व्यूअर्स, दर्शक जो भी जितने लोग हैं, मैं आप लोग को सूचित कर रहा हूं कि आज फिर विद्यापति जी का एक नया गीत का हिंदी व्याख्या होगा। मैं वैसे विद्यापति का गाए हुए मैथिली भाषा में जो है उसको भी गा दूंगा, लेकिन उसकी व्याख्या हिंदी में भी करता जाऊंगा ताकि हमारे जो भी दर्शक बंधु हिंदी भाषी हैं जिनको मैथिली समझ में नहीं आता है, उनको यह स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए कि हमारे माननीय सम्मानीय विद्यापति जी ने मैथिली भाषा में कहा क्या है। मैं आज इसी पद को लेकर विद्यापति जी का आज अपलोड होने जा रहा है। हमारे दर्शक बंधु सबसे निवेदन है कि कृपया आप लोग सब्सक्राइब करने और लाइक करने पर थोड़ा सा ध्यान दें। मैं प्रत्येक वीडियो में बोल रहा हूँ और आप लोग से अनुरोध कर रहा हूँ। मैं आदेश नहीं करता, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ तो कृपया करके थोड़ा सा ध्यान दें। ज्यादा क्या कहना है। तो हमारे विद्यापति जी का जो गीत है मैथिली भाषा में, मैं पहले उनको सुनाता हूँ और इसके बाद उनका मैं व्याख्या भी करता हूँ कि उन्होंने मैथिली भाषा में कहा क्या है। सारे गाम पधनी सा निधा प मगरे सा सारे गाम पधनी सा निधा प मगरे सा। जहाँ जहाँ पद जुग धरई कहीं कहीं सरोरूह झरई। जहाँ जहाँ पद जुग धरई कहीं कहीं सरोरूह झरई। जहाँ जहाँ झलकाए कहीं कहीं बिजुरी करन कहीं कहीं बिजुरी करन की हेरली अपरूप गौरी पैठली मधिमोरी। जहाँ जहाँ नयन विकास कतहि कमल प्रकाश कतहि कमल प्रकाश। जहाँ लहू हरास संचार
कहीं कहीं अमीए भी जहां जहां कुटिल कटाक्ष ततहि मदन सरला है रईत से धनी थोर अब तीन भुवन हो है रईत से धनी थोर अब तीन भुवन को उनके दर्शन पाओ अब मोर ये दुख जाओ विद्यापति कहे जानी तू गुण दे ये हमारे विद्यापति जी की मैथिली भाषा में लिखी हुई कविता गीत जो कहिए, लेकिन इसका जो व्याख्या है, इनका जो मैंने भावार्थ है, जो कहने का सार है, जो कहने का तात्पर्य है, जो मतलब है, बड़ा बेजोड़ है। आप इनका व्याख्या सुनिए कि इनके गीत का व्याख्या क्या है, कितना लाजवाब है। और इसको मैथिली भाषा में कह देने से थोड़ा सा जो हमारे मिथिलांचल के लिए हैं, भाई बंधु चाचा जो भी हैं, उनके लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन जो मैथिली भाषा से एकदम अलग हैं, किसी भी प्रकार का शब्द उनको सुनने के लिए कानों तरस जाती है, उनके लिए थोड़ा सा बहुत मुश्किल है। इस मैथिली भाषा में विद्यापति जी ने क्या कह दिया। अब यदि किसी को कोई बात समझ में नहीं आती है तो अच्छा बात भी खराब लगता है, जब तक उसका मतलब उसको समझ से कोई बहुत बड़ा बढ़िया फल है। अब लोग खा के उसका स्वाद ही नहीं लिया है तो उसको क्या मालूम कि अच्छा लगता है, तीता लगता है, तीखा लगता है। जो खा करके चखता है तो खाने वाला चीज तो चख के देख लेता है कि अच्छा है कि खराब है, लेकिन जिसका सार शब्दों में छिपा है, जिसकी व्याख्या शब्दार्थ भावार्थ के शब्दों में छिपा हुआ है, तो जब तक उनका एक एक शब्द की व्याख्या नहीं हो जाती तब तक जो आम पब्लिक, आम जनता जो हमारे मैथिली भाषा से हट करके हैं, उनको समझ में नहीं आए। इसलिए मैं अब उनके कविता का व्याख्या करता हूं कि ये जो पद मैंने अभी गाया, इसका व्याख्या में क्या तात्पर्य है, कहने का सेंस क्या है, क्या मतलब है। तो उसमें लाइन मैंने अभी गाया कि जहां जहां पग जुग धरे तहां तहां स्वरूप धरे। तो जहां जहां मैंने जिस जिस जगह पर पैर वो अपना रखती है, वहां वहां कमल उगाते। ये भी बात उनके लिए कहा गया है जो कृष्ण के भक्ति में लीन महामायावी सुंदरी इस धरती पर विराजमान थी, जिसको देख करके तीनों लोक की देवी देवताएं भी आश्चर्य व्यक्त करती। उनके बारे में विद्यापति जी ने बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग करके अपने शब्दों में पिरो करके कहा। तो क्या कहा उन्होंने कि जहां जहां अपने पैरों को रखती है वहां वहां कमल उगाते हैं। जहां जहां उसका अंग झलकता है
में जहां जहां उसका यंग दिखाई पड़ती है वहां वहां बिजली का हिलकोर उठती है, बिजली की तरंग पैदा हो जाती है, लोगों में एक विशेष प्रकार का उमंग भर जाता है। हालांकि मैंने अपने जीवन काल में इस प्रकार के किसी सुंदरी को तो देखा नहीं। अब जिसका वर्णन किया गया है वो इस लोक का है भी नहीं, इसी लोक का है लेकिन इस युग का नहीं। ये बात जिनकी सुंदरता के बारे में वर्णन है वह कलयुग की है ही नहीं। वो द्वापर युग के टाइम क्या है, कृष्ण तो उसी समय थे, त्रेता में राम थे, द्वापर में कृष्ण थे। उनकी जो साक्षात भक्ति में लीन सुंदरी राधा जैसे ब्रिजभान की बेटी, उनके सुंदरता का वर्णन इस तरह से विद्यापति जी ने अपने कलयुग में पैदा लेकर के उनके बातों का व्याख्यान करना, जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा, जबकि यह घटना त्रेता युग का है और तुलसीदास हमारे इसी युग के हैं, 13वीं-14वीं शताब्दी के, और उन्होंने उनके बातों की इतनी अच्छी तरह से रचना की कि लोग आश्चर्य हुए। उसी प्रकार राधा और कृष्ण की घटना का वर्णन तो द्वापर का है। विद्यापति जी तो हमारे इसी युग के हैं, आज हमारे बीच नहीं है ये अलग बात, लेकिन उनकी यादें सबके बीच। आज भी जहां जहां विद्यापति जी की कविताएं पढ़ाई जाती होगी उनका नाम लिया जाता होगा आदर के साथ। तो कहते हैं कि जहां जहां या वहां वहां बिजली की हिलकोरी उठती है, जहां जहां उनका अंग झलकता है, जहां जहां उनका अंग दिखाई पड़ता है, वहां वहां बिजली की हिलकोरें उठती है। मैंने उस अनूठी गौरी को क्या देखा, वह तो मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गई। कहने का तात्पर्य है कि मैंने उसको संजोग से ही देखा एक झलक, लेकिन वह मेरे दिल में उतर करके इस तरह से बैठ गई जो कभी निकली ही नहीं। निकलने का तात्पर्य उनकी यादें कभी विस्मृत नहीं हुई। क्या बेजोड़ व्याख्या है कि मैंने उस अनूठी गौरी को क्या देखा, वह तो मेरे दिल में हमेशा के लिए बस। वह जिधर जिधर नजर डालती है उधर कमल खिल उठते। वाह, वह जिधर जिधर नजर डालती है उधर कमल खिल उठते हैं, जहां मुस्कुराती है वहां अमृत का छिड़काव हो। जिनके एक मुस्कुराहट से अमृत की वर्षा हो, उसके बारे में क्या कहना। उनकी तो जितनी भी प्रशंसा की जाए सब कम है। यह उसी गीत का व्याख्या है जो मैंने अभी 5 मिनट पहले पढ़ा है। कहता है जहां मुस्कुराती है वहां अमृत का छिड़काव होता है, यानी वहां अमृत की वर्षा जैसे होती है। भौहें तिरछी होती है तो लगता है कि कामदेव का लाख तीर साथ साथ छूटे। कामदेव मतलब इंद्र, इंद्र भी व्याकुल, चाहे कि इंद्र तो सुंदरता के एकदम पुजारी है, वो बिना सुंदरी का वो रह ही नहीं सकते। उनको भी इस सुंदरता ने व्याकुल कर दिया। ने इंद्र भी पहमाल हो गए, यह सुंदरी तो मेरे हजारों अप्सरा में भी एक नहीं, एक भी नहीं। और वह सुंदरी
इस धरती पर विराजमान है, जो कृष्ण की सेवा में है, मेरी सेवा में। तो आगे कहते हैं कि भौहें तिरछी होती है तो लगता है कामदेव के लाख तीर एक साथ छुटे। मैं उस सुंदरी की ओर देखता हूं तो मेरे लिए तीनों भुवन उजागर क्यों? क्या मुझे उसके फिर से दर्शन होंगे? मैं उनके दर्शन का प्यासा। क्या मेरा दुख फिर दूर होगा? विद्यापति जी का कहना है कि तुम्हारे गुण ही सुंदरी को तुम तब तक वापस ले आओ। यानी एक सुंदरी का वर्णन करने में विद्यापति जी ने इतने गहरे दिमाग का प्रयोग किया कि उसके एक एक अंग का हाव भाव इस प्रकार से झलकाए जैसे समुद्र की लहरें तूफान मारती हुई किनारे आ रहा हो। समुद्र की लहरें कितनी ऊंची उठती है और वह उठते हुए किनारे आकर के सर टकता है। ये उसी प्रकार से चला। तो इस प्रकार से हमारे विद्यापति जी ने इस कविता में जो भाव दिखलाए, यह चीज लिखने के लिए मैं विद्यापति जी का सत सत नमन प्रकट करता हूं, सलाम करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। जिन्होंने उस त्रेता युग की बात को कलयुग में ला करके सबके सामने आश्चर्य व्यक्त किया इस घटना कि ऐसा भी था। अब जैसे मैं इस गीत को एक बार पढ़ देता हूं कि जहां जहां पग जुग धरई तहीं तहीं सरोह रूह झरई, जहां जहां झलकाए यंग तहीं तहीं बिजुरी तरन, की हेरली अपरूप गौरी अपैठली हिय मधि मोरी, जहां जहां नयन विकास ततहि कमल प्रकाश, जहां लहू ह्रास संचार तहीं तहीं अमीय विखार, जहां जहां कुटिल कटाक्ष ततहि मदन सरलाख, हैरति से धनि थोर अब तिन भुवन यगोर, पुन किए दर्शन पाओ अब मोर हे दुख जाओ, विद्यापति कह जानी तु गुण दे अब आन। यानी विद्यापति जी ने अपने बातों में, अपनी कविता में, अपने संगीत में, अपनी पदावली के सभी गीतों में जितने सारे भाव को रखे, यदि उन भावों पर थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाए तो मुझे लगता है कि उनकी याद को ईश्वर भी देखेंगे, क्योंकि यह किसी की कही गई बात उनके प्रशंसा में है, इसलिए उनको जरा सा भी स्वार्थ नहीं झलकेगा कि अपनी ओर से कुछ कह रहा, और विद्यापति जी के आत्मा को भी शांति मिलेगी। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। हमारे जितने भी दर्शक बंधु हैं, व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, सबसे मेरा निवेदन है कि सब्सक्राइब और लाइक करने में थोड़ा ध्यान दें। आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है। कोई समय नहीं लगता है, 1 सेकेंड काफी है।
इसलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हमारे जितने भी दर्शक बंधु, व्यूअर, सब्सक्राइबर जो भी हैं, शुभ चिंतक, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद और विद्यापति जी के लिए सत सत नमन और आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत।